हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपनी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट हमारे पास क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क पावर और एनर्जी क्या होती हैं। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर वर्क करते हैं, एनर्जी हमारे अंदर होती है और हम क्या करते हैं, पावर का भी यूज कर देते हैं भाई। तो देखो, सबसे पहले जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, हम किसी भी काम को करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो वो सारा हमारे लिए क्या होता है, वर्क होता है। अब जैसे देखो, वर्क के लिए क्या हुआ, जैसे आप चलते हो या इसके अलावा किसी चीज को उठाते हो, जो कुछ भी करते हो वो आपका क्या होता है, वर्क डन। यानी किसी भी चीज को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, तो वो भी आपका क्या चला जाता है, वर्क के अंदर चला जाता है भाई। अब एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जिस भी काम को करने में हम जितने ज्यादा फोर्स लगाते हैं वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी कम है तो हम क्या करें, किसी भी चीज के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होगी, कम लगा पाएंगे भाई। ठीक है, यानी हम अपनी एनर्जी के हिसाब से क्या करेंगे, वर्क कर लेंगे। एक होती है हमारे पास पावर। पावर क्या होती है, जैसे मान लेते हैं जो बॉक्सिंग के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, पंचेस लगाते हैं अपने सामने वाले के ऊपर, जो उनके साथ कंपटीशन में आता है, तो वो कितनी ज्यादा कितनी स्पीड के साथ पंचेस लगाते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी पावर के अंदर वो चला जाता है भाई। तो देखो, आज हम बात करते हैं इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में, हम क्या करेंगे, बात करेंगे इस फोर्थ यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्क डन की भाई, तो देखो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। अब देखो वर्क हमारे पास क्या होगा भाई, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी चीज, कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, हमने ये बॉक्स इसके ऊपर रख दिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल के इक्वल, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक बॉक्स है। अगर हम इसको पुल करते हैं, तो पुल करते टाइम अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ भाई ऐसे, ये मैंने क्या लगा दिया, फोर्स, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आई वो किसके अलोंग आ गई भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई, और कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, एस डिस्प्लेसमेंट आ गई। एस डिस्प्लेसमेंट आने का क्या मतलब है कि जब हमने एफ फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, बॉक्स इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है भाई, और ये कितनी डिस्टेंस दूर तक जाता है, ये आपका एस डिस्टेंस दूर तक जाता है। और मान लेते हैं कि जो फोर्स है, अब देखो जो ये एक्स एक्सिस है इसको मैं एस के कोरस्पोंडिंग भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस क्या आपकी पैरेलल है भाई। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये क्या बनाता है भाई, थीटा एंगल बना देता है। अगर मैं इस फोर्स को कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करता हूं, तो देखो ये फोर्स है तो 45 इससे इस तरफ, और 45 आपका क्या हुआ, इस तरफ बनेगा भाई, एंगल इसके साथ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो देखो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर। अब इसके अंदर देखो ये हमारे पास क्या होगा भाई, एफ कोस थीटा, यानी एफ का कौन सा कंपोनेंट है आपका, एफ कोस थीटा, किस में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, एस। तो इस वर्क डन को हम ये लिख सकते हैं एफ डॉट एस कोस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास जो वर्क डन आता है वो आपका क्या जाता है भाई, एफ एस कोस थीटा के इक्वल आ जाता है। अब ये वर्क डन आपका कितने टाइप का होता है, हम इसको कैसे दिखा सकते हैं भाई, तो देखो टाइप्स, इसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन आपके पास कब आता है, देखो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर हम कोस थीटा की बात करते हैं तो अब हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन कैसे आता है। अब देखो यहां से जो वर्क डन है एफ एस, ये तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन एंगल हमारे पास क्या आया है भाई, कोस थीटा एंगल आया है, तो ये कोस थीटा के ऊपर क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा। अगर हम कह देते हैं कि थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होने का क्या मतलब है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका कब होता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री से कम होता है, और कोस
थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। यानी 0 से लेकर और 90 से क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तब आपका जो थीटा है वो आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो उस केस में आपका जो वर्क डन होता है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन आप कैसे बताओगे, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन आपका कब होता है, जब आपका जो एंगल होता है ना भाई थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और या फिर आपका इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल भाई, 180 डिग्री के जब आपका इक्वल हो जाता है, तो 180 डिग्री के ऊपर कोस 180 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, -1। यानी आपका को जो एंगल है वो आपका किस में चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर आपका चला जाएगा। कब, जब आपका थीटा क्या होगा 90 डिग्री और 180 के बीच में लाई करेगा आपका। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन। अगर हम बात करते हैं जीरो वर्क डन, फिर थर्ड टाइप हमारे पास क्या जाती है, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा आपका, जब आपका एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल और कोस 90 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है भाई, 0। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। लेकिन जो ये आपने एंगल बनाया ये आपने ध्यान रखना है किसके बीच में, एक तो आपके डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स के बीच में, दो कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा, अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 90 से कम हो जाएगा, यानी एक्यूट एंगल के अंदर आ जाएगा आपका। और अगर आपका थीटा आपका 180 के इक्वल या 90 और 180 के बीच में लाई करेगा तो आपका वर्क डन क्या जाएगा, नेगेटिव। और अगर थीटा आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है तब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस केस में ये तो हमने किसके हिसाब से देखा है, एंगल के हिसाब से देखा है कि अगर हमारा एंगल ऐसे होगा तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन आपका कैसे आएगा। तो इसके यहां से हमारा ऐसे भी आ सकता है भाई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखो इसको मैं रब कर देता हूं, ये आप इसको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप करना चाहो। तो अब हम इसको अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू का यूज करके हम इस वर्क डन को पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं भाई। तो देखो यहां से हमारा क्या आएगा, डायग्राम से आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की, पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन आप कैसे दिखाओगे, यहां से आपने पॉजिटिव वर्क डन दिखाना है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या कोई एक्स एक्सिस यानी हमारा सरफेस है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक बॉडी आपकी मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे से, ये मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, इसी की डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होगी आपकी। यानी कि अगर कोई चीज मूव कर रही है और हम उसको पीछे से क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो जा रही है उसी डायरेक्शन में हम क्या करें, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होकर गई आपकी, इंक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीज कोई चीज कब करती है, जब हम उसके अंदर कोई चीज ऐड करते हैं। तो जब हम बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या जाता है भाई, जो हमारा वर्क डन होता है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा उस बॉडी के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, फिर अगर इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, when the force is applied, when the force is applied in the direction of motion of body, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी की डायरेक्शन की मोशन के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा भाई। फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन हमारा क्या होगा भाई,
नेगेटिव वर्क डन। अब इसमें देखो यही हमारा सरफेस है, ये कोई बॉडी है, ये v वेलोसिटी साथ मूव कर रही है। अब इसको जो नेगेटिव वर्क डन होता है उसमें एंगल हमने कितना बताया 180 डिग्री। तो अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं इसको रोकने के लिए, ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि कोई एक छोटा बच्चा है, वो आगे से बाईसाइकिल पे आ रहा है और आप उसको ऐसे पुश करते हो आगे से, तो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम हो गई, इसका मतलब क्या है, कोई चीज कम कब होती है, जब हम उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कम कब हुई, जब हमने उसके अपोजिट में फोर्स लगाया, यानी कि उसके कोरस्पोंडिंग जो हमने वर्क डन किया वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस केस में हमारे अकॉर्डिंग हम उसको रोकना चाहते थे, तो जो हमने फोर्स लगाया उसने उसको क्या किया, रोक दिया, तो हमारे कोरस्पोंडिंग वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इस बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलकुलेट करना है। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा भाई। तो इस केस में हम नेगेटिव वर्क डन इसका आप कह सकते हैं कि हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने की वजह से हमारा जो वर्क डन है इसके कोरस्पोंडिंग वो कैसा जाएगा, नेगेटिव वर्क डन चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, बिल्कुल सेम, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। बस आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। बस आपने ये एक वर्ड यहां पर क्या कर देना, ऐड कर देना भाई, और आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि वर्क डन आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की, वो आपके लिए क्या भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब हम जीरो वर्क डन की बात करते हैं तो इसको मैं अब यहां से रब कर देता हूं। थर्ड हमारे पास आता है जीरो वर्क डन। अगर हम जीरो वर्क डन की बात करते हैं तो देखो हमने जो एंगल बनाया है वो किसके बीच में, F और S के बीच में, और साथ में हमारे पास क्या है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला F S cos थीटा, ये आया है। अगर मैं यहां पर थीटा 90 डिग्री के इक्वल पुट कर देता हूं तब हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाता है भाई वर्क डन। अब देखो इसमें F और S के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई फ्लोर है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर ऐसी कोई चीज रखी हुई है हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, और ये कैसे कैसे मूव कर सकती है भाई। अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखूंगा तो या तो ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है या फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है, या फिर ये अपवर्ड जा सकती है या फिर ये डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड जाएगी नहीं क्योंकि हमने ग्राउंड के ऊपर इसको रख रखा है। और अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर हम यहाँ पर मिट्टी को हटा दें, वो केस आपने नहीं लेना है क्योंकि वो भी हम उसको क्या करें भाई, वर्क डन अपना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जनरल सरफेस के ऊपर हमें रखना है, और जब मैं क्या करता हूं भाई, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, कैसे, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैंने फोर्स लगाया। लेकिन देखो इसमें अगर मैं ऐसे, आप घर के ऊपर करके देख सकते हो इस चीज को, कोई भी चीज है जब उसको आप ऊपर से ऐसे दबाते हो तो इस साइड में या इस साइड में आपकी मूव नहीं करती, वो आपकी उसी पोजीशन के ऊपर क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो उसमें इस साइड में और इस साइड में डिस्प्लेसमेंट कितनी सी होगी, जीरो। तो इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है S, वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। और जब S की वैल्यू जीरो आप यहां पर पुट करोगे तो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तब हमारे पास उस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं होती, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है।
जैसे घरों में आपका क्या होता है, टेबल होता है, टेबल को आप ऊपर से ऐसे पुश करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका टेबल राइट या लेफ्ट में मूव थोड़ी करता है, वो उसी पोजीशन के ऊपर रहता है। तो हमने उसके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तब उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो क्या आती है, जीरो। और उसी केस में हमारा जो वर्क डन होता है भाई वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलो इसके साथ हम क्या देखते हैं, कुछ अपने एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन के और नेगेटिव वर्क डन या फिर जीरो वर्क डन के। तो इसके हम एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन से केस में हम पॉजिटिव वर्क डन हमारा कर सकते हैं और कौन से केस में हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा भाई। तो देखो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आता है कि फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी ऐसे। तो देखो भाई जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको नीचे गिराता हूं ऐसे, तो ये क्या आ गया, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ गया। तो ये हमारे पास क्या, देखो ये यहाँ पर पहले फिक्स था, जब ये नीचे आएगा तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आएगी जब ये नीचे की तरफ आएगा तो। और किसके साथ काम कर रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमारे पास इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पुशिंग ए लोन रोलर। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में या फिर पार्क में आपकी क्या होती है भाई, जो आपकी ग्रास होती है उसको छोटा करने के लिए एक रोलर होता है ऐसे, वो क्या करते हैं उसको ऐसे पुश करते हैं, पुश करेंगे तो उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो आगे की तरफ चलते जाते हैं। तो हमारा जो वर्क डन होता है उस केस में भी आपका क्या जाता है भाई, पॉजिटिव वर्क डन आपका निकल के आ जाता है भाई। थर्ड हमारे पास क्या था, क्या आ जाता है भाई कि फीलिंग गैस इन ए सिलेंडर, कि जब हम एक सिलेंडर के अंदर गैस फील करते हैं, तो देखो आपने कभी देखा होगा कि जब हम बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर के अंदर गैस लेके आते हैं, मोस्टली ये बातें उन चीजों को पता, उन लोगों को पता होगी जो मोस्टली क्या रहते हैं, रेंट के ऊपर रहते हैं, और जिनको भाई अपने बड़ा सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, छोटा सिलेंडर लेते हैं और वो खत्म होने के बाद उसको किसी दुकान के ऊपर भरवाने के लिए जाते हैं, या फिर जब आपका घरों के अंदर बड़ा सिलेंडर खत्म हो जाता है गैस का, एलपीजी का, तो उसको भी आप क्या करते हो, एजेंसी से लेके आते हो। तो वो एजेंसी में उस सिलेंडर को कैसे भरते हैं भाई, उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन होता है बिल्कुल ऐसे एक पाइप लगा देते हैं, किसी दूसरे सिलेंडर को डाल देते हैं जिसके अंदर गैस फिल होती है, वो गैस क्या होती है फिर उसके अंदर जाने लग जाती है, यानी कि वो गैस को क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड जब कोई चीज होती है तो क्या होती है, ज्यादा ज्यादा जगह को क्या लेगी, एक्वायर करेगी। तो उस केस में भी हमारे पास जो वर्क डन होता है वो कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा भाई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग। जो आपके पास स्प्रिंग होता है इस टाइप से, जो आप इसको क्या करते हो भाई, स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। तो इसके अंदर भी जो वर्क डन होता है वो कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम काम करें उसमें क्या आ रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव वर्क डन के भाई, पॉजिटिव वर्क डन के। अब हम बात करते हैं क्या, नेगेटिव वर्क डन की, कि जो आपका नेगेटिव वर्क डन होता है उसके एग्जांपल कौन कौन से आपके आएंगे भाई, नेगेटिव वर्क डन। तो देखो नेगेटिव वर्क डन में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है वो क्या आता है, आपका 180 के इक्वल आता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल आएगा फर्स्ट, वो हम क्या करते हैं भाई, मूव अपवर्ड ए बॉडी ऑफ ए बॉडी, मूव अपवर्ड ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर वो बॉडी है, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, तो इसको हम किसके, ग्रेविटी आपकी कैसे एक्ट करती है, डाउनवर्ड में, ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है आपकी, और ये बॉडी क्या कर रही है आपकी, अपवर्ड में मूव कर रही है। दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर।
एंगल कितना बन गया, इनके बीच में थीटा है, किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। और आपको पता है जब एंगल 180 के इक्वल बनेगा तो हमारा वर्डन कैसा आता है, नेगेटिव वर्डन हमारा आ जाता है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, कि जब हम किसी बॉडी को एक रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके जाते हैं भाई, तो सेकंड हमारे पास क्या आता है कि मोशन ऑफ बॉडी अपवर्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, जब एक रफ इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड मैं बॉडी को लेके जाता हूं, तो यहां पर मैं इसको दिखा देता हूं भाई कि कैसे इसको बताओगे। जैसे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारा क्या एक रफ इंक्लाइन सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या बनाता है, थीटा एंगल आपका बना देता है भाई। अब कोई बॉडी है यहाँ पर, इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता हूं F फोर्स लगा के, ठीक है। तो देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा आपका, डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। पिछली वीडियो के अंदर हम इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किससे, अप्लाइड फोर्स से भाई। तो देखो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में टोटल एंगल कितना बना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो एंगल हमारे पास कितना आएगा, 180 के इक्वल। और जब आपका एंगल 180 के इक्वल आएगा तो आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है कि व्हेन we apply brakes on a vehicle, जब हम किसी भी व्हीकल के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं भाई, ब्रेक अप्लाई करने का क्या मतलब है कि जैसे आप बाइक को लेके जा रहे हो और आपने उसको रोकने के लिए क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो पहले बाइक आपकी क्या थी, मोशन में थी, और जब हमने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी मोशन क्या होगी भाई, डिक्रीज कर जाती है, वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने उसकी मोशन के अपोजिट क्या किया, नेगेटिव वर्क डन, तभी तो वो आपकी चलते टाइम रुकने लगी। तो ये हमारे पास क्या है, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन ए व्हीकल, तो आपकी मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई। तो ये हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन में क्या थे, कुछ एग्जांपल थे। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की, कि जो जीरो वर्क डन होगा वो आपका कैसे हो जाएगा भाई, उसके क्या क्या एग्जांपल होंगे। तो देखो बिल्कुल आसान सा है, लेकिन जीरो वर्क डन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव में आप देख के बता सकते हो, लेकिन जीरो वर्क डन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो थर्ड हमारे पास क्या आता है, जीरो वर्क डन। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमारे पास आएगा भाई हमारा कि पुश एंड पुल ऑन ए वॉल, पुश एंड पुल ऑन ए वॉल। आपके घरों के अंदर दीवारें हैं, जब आप अपने घरों की दीवार के ऊपर ऐसे उसको पुश करोगे, यानी ऐसे फोर्स लगाओगे या उसको ऐसे पुल करने की कोशिश करोगे, तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आपकी क्या होगी, जीरो। देखो जीरो वर्क डन आपका दो वजह से आएगा, या तो आपका एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, या फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए 0 डिग्री। अब जैसे बोर्ड है, इसका सरफेस कैसा है भाई, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो ये ऐसे है और मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो एक ये लाइन बिल्कुल सीधी और इस पे मैंने फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 आपकी। या फिर जब हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो दीवार क्या रहती है, अपनी ही पोजीशन के ऊपर रहती है, वो आगे पीछे नहीं होती। या हमारे अंदर कोई ऐसा मैजिक थोड़ी है कि हम उसको ऐसे करेंगे कि ऐसे किया और वो हमारी तरफ आगे, और ऐसे किया तो दूर चली गई, ये ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। तो उसके ऊपर कोई भी वर्क डन, हम डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी उसकी 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, कि जब एक वेट लिफ्टर होता है, व्हेन वेट लिफ्टर
लिफ्ट द वेट। जब एक वेट लिफ्टर वेट को क्या करता है, लिफ्ट करता है। आपने जिम वगैरह के अंदर देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वेट को उठाते हैं। अगर हम किसी भी चीज को यार वेट को ऐसे उठा लेते हैं, यहां तक उठा लेते हैं भाई, ठीक है, तो देखो हम उसको यहाँ पर ले आते हैं, उसको हमने उठा लिया, लेकिन हमने उसको कैसे फोर्स लगाया भाई, हम उसको ऐसे लेके आए, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको रख लिया। अगर हम उसको कितनी देर तक उठाए रखे, 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट्स, अब हम उसको यहाँ पर ऐसे उठा रखे, लेकिन उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर आने के बाद, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको स्टेशनरी कर दिया। या फिर किसी भी बॉक्स को आप अपने सिर के ऊपर रखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आने की वजह से आपका जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। या फिर इसके अलावा हम ये एग्जांपल भी बोल सकते हैं भाई, यानी कि व्हेन ए कूली लिफ्ट द वेट on his head and moves। देखो जब कोई कूली वेट को अपने सिर के ऊपर रखता है और क्या करता है भाई, वो चल चल पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपने कूली की डिस्प्लेसमेंट नहीं देखनी है, आपने डिस्प्लेसमेंट किसकी देखनी है, उस बॉक्स की, क्योंकि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है भाई, उस बॉक्स के ऊपर लगाया हमने। तो कूली ने क्या किया, बॉक्स को उठा के अपने सिर के ऊपर क्या कर लिया, रख लिया। अब जो बॉक्स है वो तो स्टेशनरी हो गया उसके सिर के ऊपर, अब बॉक्स थोड़ी मूव कर रहा है, बॉक्स तो अपनी पोजीशन के ऊपर है, मूव कौन कर रहा है, वो कूली मूव कर रहा है, कूली के साथ वो बॉक्स मूव कर रहा है, लेकिन वो कहां पर रखा था, उसके हेड के ऊपर, उसके हेड के कोरस्पॉन्डिंग उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आई नहीं, आई ना, वो पहले भी उसके हेड के ऊपर रखा था, और जो वो चल के जाता है, कितनी दूर चल के चला जाए, वो बॉक्स कहां पर रहता है, उसके हेड के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है उस बॉक्स के अंदर, वो क्या होती है, जीरो, और उस केस में जो वर्क डन होता है वो भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी मैंने आपको पहले बताया था जब जीरो वर्क डन किया कि हमें किसके कोरस्पॉन्डिंग देखनी भाई, इस बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें देखनी, ना कि उस कूली की या फिर उस आदमी की जो इसको लेके जा रहा है, सिर्फ हमें किसकी डिस्प्लेसमेंट देखनी, इस बॉक्स की। तो जब आप किसी भी चीज को अपने हाथ में उठा के खड़े होते हो, कितनी देर तक आप खड़े रहो या फिर कहीं पर भी मूव कर जाओ, लेकिन जो वो बॉक्स है वो आपके हाथ में ही रहता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो उस केस में आपका जो वर्क डन हो जाता है वो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं भाई जीरो वर्क डन के। कैसे कैसे भी आपके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं डेली लाइफ में जिनको आप जीरो वर्क डन बता सकते हो। जैसे आप और एग्जांपल देखोगे तो जैसे हम एक रस्सी के वन एंड के ऊपर हम किसी भी एक पत्थर को बांध देते हैं, उसको हम ऐसे क्या करवाते हैं, ऐसे मूव करवाते हैं, ऐसे मूव करवाएंगे तो देखो ये कंटिन्यूअसली अपने सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, यानी अभी इसकी पोजीशन क्या हो रही है, फिक्स है ना, इसी पाथ के अंदर ये मूव करेगा, तो वर्क डन इसमें क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है आपका वर्क डन, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी चीजें आती हैं उनके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर आपका आप देखते हो पेंडुलम देखते हो, और एग्जांपल जीरो वर्क डन का जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे हम पेंडुलम बनाते हैं, पेंडुलम क्या करते हैं, एक किसी भी पॉइंट के ऊपर एक रस्सी हम लटका देते हैं और उसके एक एंड के ऊपर हम कोई एक बोब टाई कर देते हैं, और ये बोब क्या करता है, ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, लेकिन रस्सी के अंदर क्या होती है, टेंशन, टेंशन कैसे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी भाई, क्योंकि रस्सी के अंदर क्या हुआ, जो आपका खिंचाव होता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो ये जो ऑक्सीलेट हो रहा है ये डायरेक्शन और टेंशन के बीच में डायरेक्शन, एंगल क्या बना है आपका 90 डिग्री, और जब आपका एंगल 90 बना तो cos 90 आपका क्या होता है, जीरो, तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा भाई। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ केस थे वर्क डन के कि कैसे हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा और कैसे हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, बात करते हैं यूनिट की, कि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो आपकी कौन कौन सी यूनिट होगी और क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है भाई, जो भी चीज आप पढ़ोगे +1 क्लास में उन सभी के अंदर आपको उसकी यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला हर चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। आपको पता है अगर आप यहां से कोस थीटा हटाते हो तो आपका वर्क डन किसमें चेंज हो जाएगा, एफ डॉट एस, यानी आपका किसमें जाएगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां से देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका किसके इक्वल होता है भाई, m1 l1 t माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपका, एल से दिखाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। डायमेंशनल फॉर्मूले में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं ये चीज, अगर नहीं है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूलों की जो है दोबारा से वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, m1 l2 t माइनस 2, तो ये आपका क्या आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वर्क डन का भाई। तो वर्क डन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट की क्या करते हैं भाई, बात करते हैं कि कौन कौन सी इसकी यूनिट होती हैं, कि वर्क डन को हम कैसे मेजर करेंगे। अगर आपको यूनिट दे दी जाए तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारे पास वर्क डन दिया हुआ है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिट की हेल्प से भी। तो इसकी कौन कौन सी यूनिट होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो एक हमारे पास क्या होती है, इसकी दो टाइप की हम क्या बताएंगे भाई, यूनिट हम बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इसकी एब्सोल्यूट यूनिट आती है, यूनिट ए। एब्सोल्यूट यूनिट, तो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले होता है जूल। आप कहीं पर भी देखना जूल को हम जैसे डिनोट करते हैं कि किसी भी यूनिट के पीछे अगर जूल लगा हुआ तो आपकी किसकी यूनिट है भाई, वर्क डन की आपकी यूनिट है। तो जूल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है आपका, F डॉट S, यानी ये आपके पास क्या है, SI यूनिट होती है भाई, ठीक है, SI यूनिट होती है आपकी जूल। तो इसके अंदर W इक्वल टू F डॉट S, अगर वर्क डन को आप 1 जूल दिखाओगे तो आपको जो फोर्स है कितना दिखाना पड़ेगा, 1 न्यूटन, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी दिखानी पड़ेगी, 1 मीटर। तो 1 जूल की डेफिनेशन आप क्या दोगे, when 1 newton force is applied, when 1 newton force is applied to produce a displacement of, to produce a displacement of 1 meter in the body, कि जब हम बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आती है वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आती है, तब आपका जो वर्क डन होता है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 जूल के इक्वल हो जाएगा। और जो इसकी सेकंड यूनिट होती है वो, इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम यहाँ से अब रब कर देते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो सेकंड यूनिट होती है वो आपकी किसके इक्वल आ जाती है भाई, अर्ज के इक्वल आ जाती है, ERG। और ये किसके अंदर है भाई, आपकी CGS यूनिट होती है, ठीक है, ये आपकी CGS यूनिट होती है। तो 1 अर्ज, 1 अर्ज किसके इक्वल होगी, जब आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डाइन। अब देखो आप यहाँ पर CGS यूनिट ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको CGS यूनिट लेनी है, यानी W इज इक्वल टू F डॉट S। यहाँ पर फोर्स लिया था न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट ली थी मीटर में, यानी दोनों SI सिस्टम में थी। यहाँ पर वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तब आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 अर्ज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप 1 अर्ज की डेफिनेशन क्या दोगे, व्हेन, यहाँ पर क्या था 1 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन 1 टाइम फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, मीटर की जगह आप क्या करोगे, सेंटीमीटर। तब आपका जो वर्क डन हो किसके अंदर चला जाएगा भाई, आपका अर्ज के अंदर आपका चला जाएगा। तो एक डेफिनेशन आप याद करके दूसरी डेफिनेशन अपने आप से क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो भाई। तो ये हमारे पास क्या थी, यूनिट थी। अब इसके अंदर देखो जूल और अर्ज के बीच में आपने रिलेशन निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूलों के अंदर, कि आपकी जो आपकी जो 1 जूल होती है वो इसके बीच में रिलेशन कैसे दिखाओगे। तो देखो भाई
1 जूल। अगर हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन, तो 1 जूल आपकी क्या है भाई, 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर, यह है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर मैं 1 जूल एज इट इज कर देता हूं, 1 न्यूटन। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये जूल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर्ज के अंदर। जूल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर्ज में। तो सेकंड मेथड आपका यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं। तो 1 जूल, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है भाई, 10 की पावर 5 9, और मीटर किस में होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर जूल, यहाँ पर इसको आर्ज में कन्वर्ट करोगे, यानी सीजीएस में हमें इसको कन्वर्ट करना है। न्यूटन है एसआई के अंदर, और डाइन आपका सीजीएस के अंदर। तो न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन होता है 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर और सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा वही डाइन, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं मैं, 10 की पावर 5 डाइन होता है न्यूटन, और इनटू में ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा वही 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका जो जूल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा वही 10 की पावर 7 आर्ज के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जाता है, रिलेशन आ जाता है किसमें, जूल और आर्ज के अंदर में। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास क्या आती है, ये तो थी हमारी एब्सोल्यूट यूनिट। अब हमारे पास जो यूनिट आती है वो आपकी क्या आएगी, ग्रेविटेशनल यूनिट आ जाएगी। अब उस ग्रेविटेशनल यूनिट को आप कैसे देखोगे, देखो सेकंड यूनिट हमारे पास क्या आती है भाई, ग्रेविटेशनल यूनिट। सेकंड जो टाइप है बी टाइप, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट आती है हमारी, वो हमारी क्या पास क्या आती है भाई, किलोग्राम मीटर। किलोग्राम मीटर, यानी वर्क डन को हम किलोग्राम और मीटर के अंदर भी हम दिखा सकते हैं भाई। तो देखो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन किलोग्राम मीटर अगर हम दिखाएंगे, तो देखो यहां से हमारे पास क्या होगा, अगर हम फोर्स को क्या करते हैं भाई किलोग्राम में, और डिस्टेंस को हम किस में कर देते हैं, मीटर में, तभी तो जो वर्क डन की यूनिट आएगी वो किलोग्राम मीटर के अंदर आएगी। तो वर्क डन को अगर मैं 1 किलोग्राम मीटर में करता हूं, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम फोर्स, और इनटू में मैं क्या करता हूं भाई 1 मीटर। तो यहां से हमारी जो यूनिट आती है वो क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है भाई, ग्राम मीटर। ग्राम मीटर, तो ग्राम मीटर के अंदर कैसे आएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 ग्राम मीटर। तो ये वर्क डन आपका फोर्स किसके अंदर चला जाएगा, वही 1 ग्राम फोर्स, और इनटू में आपकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, यानी ग्राम सेंटीमीटर वही। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में, तो यहां से आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो ग्राम सेंटीमीटर में भी आपकी चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कुछ चीजें आती हैं जिनको हम दिखाते हैं डायमेंशन फॉर्मूले, रिलेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से उसकी यूनिट होती है, कैसे आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, कैसे आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे भी आपको आज की वीडियो में सिर्फ हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं, जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।